सभी लोगों को नमस्कार। आज हम लोग राधे राधे सर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पार्ट 2 में जो है कोरोजन एंड इट्स कंट्रोल पढ़ेंगे। तो ये सर। संक्षारक क्या है, पहले हम इसको बताते हैं आपको। संक्षारक धातुओं या मिश्र धातुओं का वायुमंडलीय गैसों तथा नमी के प्रभाव से रासायनिक क्रिया या वैद्युत रासायनिक क्रिया द्वारा क्षय होने की प्रक्रिया को धात्विक संक्षारक कहते हैं। सबसे सरल उदाहरण की बात करें तो लोहे का जंग लगना, तांबे की सतह पर हरी परत बनाना ये संक्षारक है। संक्षारक एक हमारी प्रक्रिया है, ये हमारा विभिन्न परिस्थितियों में होता है। तो धातुएं जब हमारी वायुमंडलीय नमी, ऑक्सीजन या अन्य गैसों के सीधे संपर्क में आ जाएं, तो उसके जरिए वो रासायनिक अभिक्रिया प्रदर्शित करती हैं। क्योंकि सभी धातुएं बहुत ही एक्टिव होती हैं, बहुत क्रियाशील होते हैं, और धातुओं में ऑक्सीकरण बहुत शीघ्रता से होता है। ऑक्सीकरण अगर हम कहें तो किसी भी धातु द्वारा इलेक्ट्रॉनों को त्याग करने की प्रक्रिया धातु में ज्यादा होती है, जिसके कारण धातु जो है धनायन के रूप में बहुत जल्दी परिवर्तित हो जाते हैं। एक तरह से अगर हम इसका पीरियोडिक गोल देखें तो धातुओं की जो है आयनन ऊर्जा बहुत कम होती है, जिसके कारण ये तेजी से धनायन में बदल जाते हैं, बदले में उतनी संख्या में इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। तो धनायन बनने के कारण ये इतने अधिक क्रियाशील हो जाते हैं कि अन्य तत्वों से, अन्य गैसों से तुरंत वो वायुमंडलीय जो हमारी गैसें उनसे तुरंत रिएक्शन कर लेते हैं। अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बना लेंगे, सल्फर के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, या अन्य चीजों में भी रिएक्शन कर सकते हैं। नमी की उपस्थिति में भी वो एक इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघट का काम में एक इलेक्ट्रोड की भांति व्यवहार करते हैं और संक्षारक प्रदर्शित करते हैं। यानी अगर संक्षारक को हम संक्षेप में ये भी कह सकते हैं कि वायुमंडलीय गैसों तथा नमी के प्रभाव की उपस्थिति में धातुओं की सतह का क्षय होना धात्विक संक्षारक कहलाता है। अंग्रेजी में इसे हम डिसइंटीग्रेशन of and decaying the properties of metal in presence of air, moisture and other conditions, environmental conditions known as corrosion. सबसे बढ़िया उदाहरण इसका है लोहे का जंग लगना, तांबे की सतह पर हरी परत का बन जाना, ये इसके एग्जाम्पल है। धात्विक संक्षारण के क्या कारण हो सकते हैं? धात्विक संक्षारण निम्नलिखित दो परिस्थितियों में होता है। धातु की सतह का वातावरणीय गैसों जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड तथा हाइड्रोजन सल्फाइड, इनके संपर्क में सीधे आ जाना, या धातु का नम वायु, जल या किसी द्रव के संपर्क में आने पर विद्युत रासायनिक सेल बनने के कारण जो क्षय होता है, वो ये दो कारण मुख्य होते हैं। अगर नमी, जल या कोई द्रव, चाहे वो द्रव, क्योंकि अगर मान लीजिए पानी की बूंदे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस या सल्फर डाइऑक्साइड अगर घुलेगी तो एक वीक एसिड बनाती है, जिसे हम कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड भी कह सकते हैं। H2CO3, H2SO3 या H2SO4 इस तरह से बनाते हैं। तो उस वो जो कि एक विद्युत अपघट का काम करता है, तो उस विद्युत अपघट की उपस्थिति में धातुएं इलेक्ट्रोड की तरह व्यवहार करने लगती हैं और एक विद्युत रासायनिक सेल बन जाता है। विद्युत रासायनिक सेल बनने में क्योंकि धातुओं द्वारा इलेक्ट्रॉनों का परित्याग होता है, लगातार उनकी सतह का क्षय होता रहता है, जिस कारण हमारे धातुओं का कोरोजन स्टार्ट हो जाता है, यानी संक्षारण की प्रक्रिया चालू हो जाती है। और ये प्रक्रिया और बढ़ जाती है अगर हमारे सुटेबल कंडीशंस लग जाए, नमी मिल जाए, या अनदर कोई अन्य धातु या अनदर कोई गैसेस के संपर्क में डायरेक्ट आ जाए, तो ये क्रिया और तेजी से बढ़ जाती है। टेम्परेचर के प्रभाव में भी ये क्रिया थोड़ी सी और बढ़ जाती है। अम्ल की उपस्थिति में भी संक्षारण की क्रिया तीव्र हो जाती है। संक्षारण से होने वाली हानियों की बात करें तो संक्षारण में वायुमंडलीय दशाओं में रखने पर लोहे की सतह पर आयरन ऑक्साइड की लाल पपड़ी बनना जंग लगने की प्रक्रिया है। इसी तरह तांबे पर CO2 और नम वायु की उपस्थिति में इसकी सतह पर बेसिक कार्बोनेट होता है CuCO3 और CuOH का होल ट्वाइस, यानी कॉपर हमारा क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट
ये एक हरी परत बन जाती है, इससे तांबे का रंग खराब हो जाता है, रंग की परत बन जाती है। संक्षारण के कारण जो धातुएं होती हैं वो अशुद्ध हो जाती हैं, इसका उपयोग भी घट जाता है। संक्षारण के कारण जो मशीनें होती हैं उनमें प्रयुक्त धातुओं के लिए उपयुक्त नहीं रहती हैं। इसी तरह संक्षारण के कारण धातु का मोल भी घट जाता है। तो हम देखते हैं आखिर संक्षारण क्या है, इसके प्रकार क्या है। तो अगर देखा जाए तो संक्षारण संक्षारण जो हमारा होता है कोरोजन, वो 2 प्रकार का होता है, वायुमंडलीय और निमज्जित। निमज्जित का मतलब इमर्स्ड। वायुमंडलीय संक्षारण को हम एटमॉस्फेरिक संक्षारण बोलते हैं। इसे शुष्क या रासायनिक संक्षारण भी कहते हैं। ये धातुओं का सीधे गैसों की संपर्क के कारण होता है। धातुओं का जब डायरेक्ट संपर्क हो जाता है अनदर गैसों से, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड H2S, CO2, Cl2 से डायरेक्ट अभिक्रिया करके जो इनका जो क्षय होता है उसे हम बोलते हैं वायुमंडलीय संक्षारण या द्रव धातु संक्षारण भी कहते हैं। जबकि इमर्स संक्षारण जो होता है, इमर्स का मतलब इसे हम वेट कोरोजन बोलते हैं। वेट का मतलब होता है नमी, मॉइस्चर की उपस्थिति में। जब नमी या अन्य विलायक की उपस्थिति और वायुमंडलीय गैस की उपस्थिति दोनों चीजें हों, यानी नम वायु या द्रव के संपर्क में आने पर जो विद्युत रासायनिक सेल बनने के कारण जब संक्षारण होता है तो उसे इमर्स्ड कोरोजन या दूसरे शब्दों में वेट कोरोजन बोलते हैं। WET, वेट कोरोजन यानी नम संक्षारण कहते हैं। संक्षारण की गति को प्रभावित करने वाले कारक है हमारे कई हैं। संक्षारण यानी 2 तरह से होता है बेटा, जिसे हम बोलते हैं, अगर सीधे तौर पर देखें तो डायरेक्ट कोरोजन और वेट कोरोजन। डायरेक्ट कोरोजन जैसे कोई भी धातु बहुत क्रियाशील होती है, हवा में रखते ही ऑक्साइड की परत जम जाना, क्लोरीन की संपर्क में आ जाना, कार्बोनेट का जम जाना, जैसे भी एग्जाम्पल लिया था हमने, ये डायरेक्ट बोलते हैं। इसे हम शुष्क संक्षारण बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर नमी होती है। जब नमी की उपस्थिति होती है तो उसे हम निमज्जित संक्षारण, इमर्स्ड कोरोजन या वेट कोरोजन कहते हैं। ये कोरोजन हमेशा विद्युत रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा यानी विद्युत रासायनिक सेल बनने के कारण होता है, क्योंकि ये किसी विलायक की उपस्थिति में किसी भी धातु द्वारा इलेक्ट्रोड का कार्य किया जाता है, और जब इलेक्ट्रोड हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉनों का परित्याग करेगा, धनायन में विलयन में आ जाएगा। वो धनायन अनदर गैसों ऑक्सीजन आदि से जुड़ करके विभिन्न यौगिकों के रूप में अलग हो जाते हैं और धातु का क्षय हो जाता है। संक्षारण की गति को प्रभावित करने के लिए कई कारक होते हैं। आखिर संक्षारण की क्रिया कैसे बढ़ती है इसको देखते हैं। तो पहला प्रकार है हमारा गैल्वेनिक श्रेणी में धातु का स्थान। अधिक सक्रिय धातु जो भी होती हैं, अगर निम्न सक्रिय धातु के साथ है तो जो अधिक सक्रिय वाला है उसका संक्षारण तेजी से होता है, क्योंकि वो पहले ही ऑक्सीकृत हो जाएगा और धनायन के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे ही वो तुरंत धनायन में परिवर्तित होगा, वो तुरंत अभिक्रिया द्वारा दूसरे यौगिक में परिवर्तित हो जाता है विभिन्न परिस्थितियों में। यानी अधिक सक्रिय धातु जो हमने विद्युत रासायनिक श्रेणी बताया था, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिसका स्थान सबसे ऊपर होता है उसकी संक्षारण की प्रवृत्ति भी बहुत तीव्र हो जाती है। एक तरह से कहें कि वो एनोड का काम तो करता ही है, साथ में ऑक्सीकरण भी प्रदर्शित करता है, लेकिन ऑक्सीकरण प्रदर्शित करने के कारण उसकी संक्षारण होने की गति भी उसकी तीव्र होती है निम्न धातु की अपेक्षा। तो अगर हम और आगे बढ़ेंगे, दूसरा कारण हमें आता है एनोड तथा कैथोड का सापेक्षिक क्षेत्र यानी एनोडिक एरिया। एनोडिक एरिया का मतलब होता है कि मान लीजिए जितना एनोडिक एरिया जितना छोटा होगा उतना ही अधिक संक्षारण होगा। इसको हम लोग उदाहरण के रूप में देखें कि तांबे के बड़े पात्र में अगर स्टील की छोटी पाइप लगी हो तो इस पाइप का संक्षारण ज्यादा होगा। जैसे कहीं कहीं हम देखते हैं कि बड़ा सा एक तांबे का मटका है, तांबे के मटके में स्टील की पाइप नल लगा दिया गया है। जब स्टील का नल लगाया जाएगा तो वहां पर हम देखेंगे कि जो उनका जो दोनों का जो संपर्क क्षेत्र है वहां पर ज्यादा संक्षारण होता है। या एक उदाहरण दें कि जैसे कूलर वगैरह में हम लोग नट बोल्ट लगाते हैं, तो नट बोल्ट में जो नट होता है, बोल्ट के साथ जो नट लगता है चूड़ी पे, तो उसकी चूड़ी में संक्षारण हो जाता है जिसके कारण वो बहुत कस जाता है, फिर खुलता नहीं है। तो ऐसे क्षेत्र जहां पर हमारा एनोड की एरिया जितना कम होगा उतना ही ज्यादा संक्षारण होगा, ये ध्यान रखिएगा। और जितना ज्यादा कैथोड होगा तो भी संक्षारण ज्यादा होगा। एनोड कम हो कैथोड ज्यादा है अगर एरिया वाइज,
तो संचारण ज्यादा होगा। इसको एक उदाहरण के लिए अगर हम आपको समझाएं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक बिजली का खंभा है, ऐसे लगा हुआ है, बिजली का खंभा है। गलती से क्या हुआ, बरसात के टाइम में, यहाँ पर बरसात के टाइम में अगर हम देखें, यहाँ तक पानी भरा हुआ है, ऐसे इस एरिया में ये सब पानी भरा है, इतना एरिया पानी में डूब गया है। ठीक है, ये खंभा है, इतना एरिया पानी में डूब गया है। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमारा ये जो एरिया, इतना एरिया जो है, ये एरिया हमारा कैथोड कहलाता है बेटा। ये कैथोड का काम करेगा, क्योंकि ये ऊपर का हिस्सा है। ठीक है, ये कैथोड हो जाएगा, जबकि नीचे का जो हिस्सा है वो हमारा पानी में डूबा हुआ है। और चूंकि वायुमंडलीय उपस्थिति भी है हमारी, अगर देखेंगे तो वायुमंडल की उपस्थिति भी है साथ में। तो और ये जो एरिया है हमारा, ये एनोड का काम करेगा। एनोड इसमें एक हो जाएगा, क्योंकि नमी की उपस्थिति तो है ही, तो एक एनोड बनेगा, एक कैथोड। तो एनोड का जो एरिया होता है वो हमारा छोटा होगा। अब आप जान सकते हैं कि एनोड का एरिया हमारा कहाँ हो सकता है। एनोड का एरिया अगर देखेंगे तो ये एरिया हमारा जो है, इतना एरिया, ये एनोड का कहलाता है। यानी मिनिमम एरिया हमारा एनोड का, जहाँ पर संपर्क है किसका किसका, पानी का, धातु का और वायुमंडलीय ऑक्सीजन का। वायुमंडलीय ऑक्सीजन का, जैसे मान लीजिए यहाँ से ये सब ऑक्सीजन है, हवा में है, उपस्थिति है, O2 गैस है या कोई भी गैस हो, विभिन्न प्रकार की गैसों का यहाँ पर ये वायुमंडलीय हवा है, ये सब हवा का है। तो हमारा जो कैथोड होता है वो ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, जबकि एनोड होता है नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये जो हमारा एरिया है, हमारा जो इतना एरिया हमारा जो बना हुआ है, इस इतने एरिया में ही संचारण की प्रक्रिया तीव्र होती है। और संचारण के बाद धीरे धीरे, चूंकि एनोड पर चूंकि जो भी, जैसे मान लीजिए आयरन है अगर, तो आयरन आयन के रूप में यहाँ पे सॉल्यूशन में आ जाएगा, क्षण पे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल लें अगर हम, आयरन फेरस को ले लेते हैं, चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। आयरन का फॉर्मूला होता है, अगर देखें लोहे का तो Fe होगा। Fe जब 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो क्या बनेगा, Fe2+। Fe2+ और साथ में इलेक्ट्रॉन भी निकलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन अगर देखेंगे तो ये रिएक्शन हमारा बनता है। ठीक है ना। जब इसने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया तो ये इलेक्ट्रॉन जो है क्षण पे आ गए, ऐसे देखिए इकट्ठे हो जाएंगे, ये सारे इलेक्ट्रॉन है, ये जो ब्लैक में हम बोल रहे हैं ये सब इलेक्ट्रॉन है, ये सारे इलेक्ट्रॉन पूरी क्षण पर है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वायुमंडलीय ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, है ना, कि है कि नहीं बेटा। ये इलेक्ट्रॉन जो हवा में हमारे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मतलब हमारा जो ऑक्सीजन है O2, यहाँ पर O2 इस इलेक्ट्रॉन को लेगा। देखिए कैसे रिएक्शन होता है, ये जो है O2 हमारा ऐसे लेगा रिएक्शन, ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉनों से जुड़ जाएगा, ऐसे O2+ 2 इलेक्ट्रॉन ले करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा ऑक्साइड आयन में, O2-, और 2 ऑक्सीजन है तो 2 हो जाएगा ये, ऐसे। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ग्रहण करना शुरू कर देता है, इन इलेक्ट्रॉनों को ये लेने शुरू कर देता है। ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन द्वारा ऐसे ले लिए जाते हैं। और जैसे ही और जो जो भी धनायन है हमारा आयरन प्लस, Fe+ जो है वो हमारा यहाँ इकट्ठा होने लगता है ऊपर की ओर इस कोने पे। आयरन 2+, ये जो ये देख रहे हैं, ये जो एरिया है, इन एरिया में ये इकट्ठा होने लगता है यहाँ पर आकर, ये आयरन प्लस। अब वो आयरन प्लस इकट्ठा होगा, उधर ऑक्साइड आयन है। ठीक है, तो अगर ये आयरन 2+ ले ले, आयरन 2+, क्योंकि पहले से ही वो किनारे पे इकट्ठा हो गया, और साथ में ऊपर से क्या बन रहा है बेटा, ऊपर से बन रहा है ऑक्साइड आयन 2-। ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, आयरन ऑक्साइड FeO, इस तरह से एक रिएक्शन बना लेंगे, जनरेट कर लेते हैं। तो आयरन ऑक्साइड की यहाँ पर इस जगह, ये देख रहे हैं, ये जो ब्राउन कलर का है, इस जगह पे हमारा आयरन ऑक्साइड पूरी तरह से जम जाता है। तो इस तरह से हमारा जो है रस्टिंग हो जाती है। तो कहने का मतलब हो गया कि एनोड तथा कैथोड का सापेक्षिक क्षेत्र बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होता है। कैथोड का एरिया जितना बड़ा होगा उतना ही तेजी से संचारण की क्रिया होगी।
क्योंकि ऑक्सीजन का क्षेत्र वहां पर ज्यादा होगा, तेजी से गैसें इलेक्ट्रॉन लेकर के अपचयित होंगी, निगेटिव आयन में आएंगी, और वो निगेटिव आयन सड़क करके धीरे से वो जंक्शन में आ जाएगा जहां पर नमी और धातु की सतह है, और ऑलरेडी उस ऊपर की ओर कौन है, फेरस आयन पहले से ही मौजूद है, तो वो फेरस आयन Fe2+ और ऑक्साइड 2- मिल करके ये FeO बना लेते हैं, और FeO बाद में और स्टेबल होता चला जाता है Fe3O4 में, और एक जो है मजबूत परत बन जाती है जिसे हम संक्षारण बोलते हैं। ये हमारी संक्षारण की प्रक्रिया है। तो संक्षारण, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि लेस एरेटेड पार्ट एनोड होता है और हाईली एरेटेड पार्ट कैथोड, यानी जो हवा में सबसे ज्यादा ऊपर का हिस्सा होता है वो कैथोड है, और जो कम वाला पार्ट होता है जो हवा में कम होता है वो एनोड का काम करता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसको थोड़ा सा। तो तीसरा रीजन है इसमें धातु की शुद्धता भी एक कारण है। धातु में जितनी ज्यादा प्योरिटी होगी उतना अधिक संक्षारण होगा। धातु की भौतिक अवस्था यानी मेटल जो होता है, अगर दाने के आकार का होगा, जितना छोटा होगा उतना ही संक्षारण उसका अधिक होता है, ये ध्यान रखिएगा। धातु की निष्क्रियता, पैसिविटी, पैसिविटी वास्तव में पैसिविटी वास्तव में एक प्रकार से ये संक्षारण की विपरीत प्रक्रिया है। ये क्या होता है कि जैसे हमने देखा कि धातु जो है क्षय होकर के आयरन ऑक्साइड जैसे बना था, उसी तरह एल्यूमिनियम भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक परत बना लेता है। पहले तो संक्षारित हो जाएगा, ये संक्षारित होकर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत बनाएगा, तो ये परत एल्यूमिनियम के चारों ओर जम जाते हैं। अब ये परत जो है, ये परत का बनना हमारा जो है एक तरह से संक्षारण को प्रदर्शित कर रहा है, लेकिन जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत पतली लेयर जम गई एल्यूमिनियम के ऊपर, अब ये बाहरी अटैक, बाहरी गैसों का अटैक और फर्दर कोरोजन यानी फिर से संक्षारण की प्रक्रिया की होने को रोकता है, यानी अब संक्षारण से इसको बचाने का काम करता है। ये इसे हम प्रोटेक्टिव लेयर कहते हैं, और इस गुण को हम बोलते हैं पैसिविटी। हिंदी अंग्रेजी में बोलते हैं पैसिविटी, हिंदी में धातु की निष्क्रियता, क्योंकि ये जो परत है चारों ओर से चिपक गई एल्यूमिनियम के चारों ओर सतह पर, तो ये धातु को निष्क्रिय कर देती है। निष्क्रिय कर देगी तो इसका विक्रिया होगी ही नहीं है। तो पैसिविटी शो करने वाले कितने हो गए ऐसे तत्व? इसके उदाहरण है एल्यूमिनियम, क्रोमियम, निकिल, कोबाल्ट, मैग्नीशियम। ये सारे उदाहरण हैं जिनके कारण पैसिविटी शो करने के कारण ये प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं और फिर संक्षारण इनका नहीं होता है। अगला कारण है तापमान। मैंने बताया था जैसे कि तापक्रम अगर बढ़ जाएगा तो संक्षारण भी अधिक हो जाता है। फिर अगला कारण है ह्यूमिडिटी। अगर नमी भी है, हमारे वायु में नमी है, तो नमी की उपस्थिति में भी संक्षारण की क्रिया बढ़ती है, इसलिए बरसात वगैरह में बहुत जल्दी जंग लगती है। अगला कारण है वायु में अशुद्धियों की उपस्थिति। अगर वायु में हमारे ढेर सारी अशुद्धियां उपस्थित, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, H2S, HCl, H2SO4, इन सब की उपस्थिति के कारण भी, या एसिड रेन हो रही हो, पहली बारिश खतरनाक होती है, इस कारण संक्षारण बढ़ जाता है। एसिड रेन अम्ल वर्षा होता है। होता क्या है कि वायु जो होती है, जो कि वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड है, तो पानी की बूंदें H2O प्लस SO2 मिलकर H2SO3, H2SO4 बनाते हैं, इस वो अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। जब ये गिरते हैं तो दीवारों को नुकसान करते हैं। जैसे ताजमहल देखिए पीला पड़ गया था बरसात के दिनों में। होता क्या है कि अगर वातावरण बहुत अशुद्ध है तो हमारी इन सब कारणों से न सिर्फ पत्थर ही नहीं बल्कि धातुओं का भी संक्षारण बढ़ जाता है। अगला कारण है बेटा हमारा उपस्थित आयनों का स्वभाव। वातावरण में कौन कौन से आयन उपस्थित हैं? कुछ प्रोटेक्टिव लेयर के होते हैं, कुछ प्रोटेक्टिव लेयर के नहीं होते हैं, है ना। अब देखिए जैसे मान लीजिए क्लोराइड आयनों की उपस्थिति में धातु का प्रोटेक्टिव एवं सक्रिय सतह फिल्म नष्ट होकर संक्षारण बढ़ जाता है। अगर वातावरण में हमारे क्लोराइड की अशुद्धि ज्यादा है आयन के रूप में, तो प्रोटेक्टिव लेयर भी खत्म हो जाती है, ये खतरनाक है। इसके विपरीत अगर मान लीजिए सिलिकेट रेयन है तो संक्षारण की गति घट जाती है। अगला जो महत्वपूर्ण बात है वो है पीएच। हम जानते हैं कि पीएच अगर 7 है तो विद्युत का उदासीन है, 7 से कम है तो अम्लीय, 7 से ज्यादा है तो क्षारीय।
तो सामान्यतः जब हमारा 7 से कम होता है तो संक्षारण की दर बढ़ जाती है, यानी अम्लीय कंडीशन में संक्षारण की दर बढ़ जाती है। ये संक्षारण था बेटा, संक्षारण के ये सब हमारे कारण हैं। अभी हम और आगे देखेंगे तो संक्षारण के 2 सिद्धांत होते हैं, डायरेक्ट केमिकल थ्योरी और वैद्युत रासायनिक सिद्धांत यानी वेट थ्योरी, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी। डायरेक्ट संक्षारण जो हमने बताया कि सभी धातुएं जो हैं प्रकृति में उपस्थित जो गैसें होती हैं उनसे सीधे संपर्क में आते ही जो एक अपने ऊपर एक लेयर बना लेती हैं वो हमारा कहलाता है, वो लेयर कहलाता है शुष्क संक्षारण या ऑक्सीकरण संक्षारण भी हम इसे कहते हैं। मोस्टली ये जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, यहाँ पर नमी की आवश्यकता नहीं है, यानी गर्मियों में जब नमी नहीं होती है उन दौरान जो हमारा जो एल्कली धातुएं जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम या एल्कलाइन धातुएं द्वितीय समूह के बेरिलियम, कैल्शियम निम्न तापक्रम पे ही ये ऑक्सीकृत हो जाते हैं और ऑक्सीजन आदि से जुड़ करके ऑक्साइड लेयर बना लेते हैं। ये हमारा डायरेक्ट कोरोजन है। जैसे देखिए यहाँ अगर रासायनिक समीकरण में देखें तो मेटल से धातु आयन का बनना और ये फिर ऑक्सीजन जो है वही इलेक्ट्रॉन लेकर के ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया और फिर जब इनका सम करेंगे ये जो रिएक्शन है ये हमारा धातु आयन में बनना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्साइड बनना अपचयन, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो एक फार्मूला बन जाता है। यहाँ एग्जाम्पल के लिए अगर हम Mg ले ले, Mg से Mg आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन से 2 ऑक्साइड आयन, Mg प्लस O2 MgO बन जाएगा। ये हमारा जो है संक्षारण की एक प्रकार से धातु संक्षारण या डायरेक्ट संक्षारण या सूक्ष्म संक्षारण बोलते हैं। और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं अन्य गैसें भी। आप जानते होंगे कि चांदी के जो आभूषण होते हैं वो जो महिलाएं पहनती हैं अगर लगातार पहने तो वो काले पड़ जाते हैं। उसका कारण क्या है कि जो वातावरण में हाइड्रोजन सल्फाइड है वो हाइड्रोजन सल्फाइड सिल्वर से रिएक्शन करके सिल्वर सल्फाइड बना लेता है, Ag2S। Ag2S बनने के कारण ये काला पड़ जाता है, इसीलिए चांदी के आभूषण काले पड़ जाते हैं तो महिलाएं उसको फिर से साफ करती हैं। अगर चूंकि सिल्वर सल्फाइड हमारा अम्लीय गुण के कारण बना है तो उसको चमकाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि जो मंजन होता है, मंजन हमारा टूथपेस्ट वो बेसिक होता है, उसको उसमें अगर उससे रगड़ के साफ कर दें तो साफ हो जाता है। लेकिन बार बार संक्षारण से बचाने के लिए सोने की परत चढ़वा लेते हैं लोग, सोने की पालिश करवा लेते हैं क्योंकि ये इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग या गैल्वेनाइजेशन। इसके कारण धातु का संक्षारण फिर नहीं हो पाता है। ये आगे भी पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर एक नियम आता है पिलिंग बिडवर्थ रूल। ये बताता है कि भैया कितना हमारा जो है संक्षारण होगा। ये एक प्रकार का नियम है। इसमें ये बताते हैं कि जो बनने वाले ऑक्साइड का आयतन अगर धातु के समान या अधिक होता है तो इसमें प्रोटेक्टिव लेयर बनेगा, नॉन पोरस। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए अगर जैसे हमने एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम जो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाया तो इसका जो आयतन है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो आयतन है अगर वो धातु के समान ही है या उससे अधिक होता है तो ये हमारा प्रोटेक्टिव लेयर है क्योंकि ये नॉन पोरस होगा, इसमें छेद नहीं होंगे, मतलब बिल्कुल स्मूथ होगा। जैसे एल्यूमिनियम का एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत बनती है, इसका आयतन एल्यूमिनियम से अधिक होता है। अगर मैं आपको बना के दिखाना चाहूँ तो कुछ इस तरह से भी बना सकते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए ये एल्यूमिनियम की लेयर है, एक एल्यूमिनियम की चद्दर, और उसके ऊपर अगर हम देखें तो उसके ऊपर हमारा जो है ये इस तरह से ये देखिए ये लेयर जम गई और ये करीबन इतनी ऊंचाई तक जम गई एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये लेयर जो है या तो एल्यूमिनियम के आयतन से ज्यादा होगी या उसके बराबर होगी। तो अगर ऐसा हुआ तो ये प्रोटेक्टिव लेयर होगी और इसमें बिल्कुल भी छेद नहीं होंगे, यानी पूरी तरह से ये पूरी बंद होगी। ऐसे बंद होने मतलब नॉन पोरस, और जब नॉन पोरस होगी तो हवा क्या पानी की बूंद तक नहीं जा पाएगी। अब बूंद भी नहीं जाएगी तो क्या होगा, आप समझ गए होंगे कि जो प्रोटेक्टिव लेयर है, ये देख रहे हैं आप, ये प्रोटेक्टिव लेयर है। अगर आप ध्यान से देखिए ये जो एरिया हमारा बन रहा है ये प्रोटेक्टिव लेयर है ना। और ये धातु का आयतन है, एल्यूमिनियम का आयतन है ये वाला। जब दोनों के आयतन या तो बराबर है, मान लेते हैं ये B1 है भैया, अगर मान लें
इसका जो संचारित आयतन है ये B1 है और ये वाला आयतन कितना है B2, और दोनों अगर आपस में डिवाइड करें अगर बराबर आंसर 1 आ रहा है या मोर देन 1 आ रहा है, मोर देन इक्वल टू 1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है। यानी प्रोटेक्टिव का मतलब सुरक्षादायक परत है, ये पिलिंग बेडवर्थ नियम है। और अगर कहीं B1 का मान B2 से कम हो गया तो हमारा जो आंसर आएगा वो 1 से कम आएगा। इस स्थिति में प्रोटेक्टिव लेयर नहीं बनता है, इसे पिलिंग बेडवर्थ रूल में कहते हैं। तो ये प्रोटेक्टिव लेयर जब नहीं बनेगा तो इसका मतलब इसका संचालन और आगे बढ़ता जाएगा तो पोरस वाला हो जाएगा। ये बात बहुत ही मतलब जानकारी वाली है कि हम इससे पता लगा सकते हैं कि कब प्रोटेक्टिव लेयर बनेगी कब नहीं बनेगी। अब इसी में देखो, जैसे उदाहरण ले ले क्षार तथा क्षारीय धातु, अगर सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम है तो उनमें क्या होता है कि प्रोटेक्टिव लेयर नहीं बनती है। ऐसे ही लेयर बनेगी, उनकी संख्या B1 की वैल्यू B2 से कम होगी। जब कम होगी तो वो छिद्रित होंगी, पतली होंगी, पतली में क्रैक्स भी आ जाएंगे। थोड़ा थोड़ा क्रैक्स आने का मतलब छेद हो गया, हवा पानी सब भर जाएगी, संचारण बढ़ता रहेगा और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पूरा पूरा मान लीजिए, अगर एग्जाम्पल ले लें, इसी एग्जाम्पल को हम दिखा दें कि हमारा जो संचारण अगर सोडियम के केस में है तो इनके केस में मान लेते हैं, अगर ले लें इस केस में ले लें सोडियम पोटेशियम के केस में, ये जो लेयर है ना बेटा, ये हमारी क्या होगी, ये बहुत कम होगी, बहुत पतली होती है। मतलब अगर हम एग्जाम्पल के रूप में देखें, अगर कुछ इस तरह से बनाते हैं, मान लीजिए ये हमारी सोडियम है, ये एक सोडियम है, ठीक है। ये सोडियम है, इसके बाद इसमें जो लेयर जम रही है वो इतनी पतली सी जमी, बस इतनी पतली सी लेयर एक जम गई। ये लेयर कैसी होगी, पतली है, यानी B1 का मान जो है B2 से कम हो गया। जब कम हो गया तो आंसर हमारा लेस देन 1 आएगा। लेस देन 1 आएगा तो इसका मतलब ये हमारा प्रोटीन लेयर नहीं है। प्रोटीन लेयर इसलिए भी नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें छेद होंगे ढेर सारे, ये देखिए छेद होंगे, ऐसे पोरस होगा, तो आसानी से जो है जो गैसें होती हैं वो इस पे अटैक कर सकती हैं, यहाँ से इंटर मार सकती हैं और लगातार ये क्षय होता जाएगा। और क्षय होते होते आप देखेंगे ना धीरे धीरे पूरा धातु ही पूरा मिलके एकदम पूरा संचारित हो जाएगा, यानी धातु बचेगा ही नहीं फिर। तो ये बेटा हमारा पिलिंग बेडवर्थ रूल है कि मतलब अगर आयतन ज्यादा है, जो बनने वाली परत है संचारित परत, वो प्रोटेक्टिव लेयर होगी। अगर उसका आयतन कम है धातु के आयतन से तो नॉन प्रोटेक्टिव लेयर होगी। तो ये था डायरेक्ट संचालन में पिलिंग बेडवर्थ रूल। अब हम आते हैं वैद्युत रासायनिक सिद्धांत, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ये पूछी भी जाती है। तो धातुओं के संचारण में हमारा जब अगर वैद्युत रासायनिक सेल का निर्माण हो जाए तो उसे हम बोलते हैं विद्युत रासायनिक सिद्धांत। ये नष्ट इक्वेशन जो हमने भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फॉर्मूला पढ़ा था, एनोड और कैथोड यानी डेनियल सेल या गैलेरिक सेल, उसके कारण है ये। नष्ट ने जो दिया था, इसके आधार पर अगर हम देखेंगे, अब मान लीजिए मैग्नीशियम लिया गया, मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होकर के 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन है ना बेटा। यस सर। तो अब अगर हम ऑक्सीजन लेंगे तो दूसरा रिएक्शन हमारा जो होगा वो O2 का होगा। O2 के लिए केस में O2, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर लेगा तो यहाँ पर बनना चाहिए ऑक्साइड आयन, है ना, इस जगह बन जाएगा O-, 2- आएगा इस पे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो 2 नेगेटिव चार्ज आएगा। लेकिन अगर इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर देखिए, या तो यहाँ बैलेंस करिए बेटा, इस ऑक्सीजन को बैलेंस करिए, 2 से मल्टीप्लाई करिए। अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ऑक्सीजन की संतुलन नहीं है, यहाँ ऑक्सीजन 2 यहाँ ऑक्सीजन 2, तो यहाँ पर चार्ज कितना हो गया 4-। लेकिन ऐसा हम कर नहीं सकते क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन अगर त्यागा जा रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन तो लिया जाएगा। तो उस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1/2 कर देते हैं। 1/2 का मतलब हो गया कि जो हमारी n की वैल्यू बराबर रहे, है ना। ओके सर। यहाँ पर n का मतलब ये नहीं, जैसे यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन अगर है
तो यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तभी हमारा बैलेंस इक्वेशन आएगा। अगर इसको जोड़ा जाए तो हमारा एक रिएक्शन जो फाइनल आएगा वो इस तरह से आ जाएगा, Mg प्लस हाफ O2। हाफ O2 का मतलब सिर्फ एक ऑक्सीजन जुड़ रही है ना बेटा, और एक ऑक्सीजन जुड़ रही है, क्योंकि जब एक ऑक्सीजन जुड़ेगी तो ऐसे ही बनेगा Mg प्लस हाफ O2। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कैंसिल। यहाँ मैग्नीशियम पे 2 चार्ज और ऑक्सीजन पे 2 चार्ज, 2 पॉजिटिव 2 निगेटिव। हमने जब शुरू में जब पढ़ा था तो बताया था कि Mg है अगर और यह ऑक्साइड है, यहाँ पर +2 है और यहाँ पर -2 है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे अगर आप, तो फार्मूला क्या बनेगा, Mg2O2। Mg2O2 या दो को हम सिंप्लीफाई कर दें, 1 कर दें, यस सर, यस सर, सिंप्लीफाई कर देंगे तो फार्मूला क्या बन गया, MgO। तो यहाँ हमारा रिकॉर्ड में क्या आ गया बेटा, MgO। इस तरह से बना। ओके सर। मतलब ये जो n की वैल्यू है ये अपने ऊपर डिपेंड करती है। ये n/2 मतलब ये सिंगल और परमाणु को दिखाने के लिए लिखा, क्योंकि इन्होंने यानी यहाँ पर ले लिया है ना यहाँ पे n, तो यहाँ पे इसलिए लिया है। तो इस जनरल है, हम तो एग्जाम्पल का ये भी आप ले सकते हैं ये। तो हम लोग इस स्थिति में आते हैं वैद्युत खनिज इलेक्ट्रोकेमिकल में नम संचारण। यहाँ पर क्या होता है कि जब कोई भी धातु या मिश्र धातु विलयन में डूबी जाती है या आंशिक रूप से डुबोई जाती है, तो भिन्न भिन्न यानी एनोड और कैथोड का क्षेत्र बनता है, जिसके कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो इस विद्युत धारा के प्रवाहित होने से ही धातु का संचारण होता है। ये एक तरह से अगर देखा जाए तो गैल्वेनिक सेल का काम करने लगते हैं कि 2 अलग अलग इलेक्ट्रोड अगर बन गए, एनोड और कैथोड, तो अलग अलग एक काम करते हैं, तो वो हमारा जो है विद्युत धारा होने के कारण ही धातु संचारण होता है। तो जैसे मान लेते हैं एक एनोड है तो ऑक्सीकरण होकर के धातु आयन में बदल जाएगा, इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, और ये धातु आयन विलयन में आ जाता है। धातु आयन जो हम लोग गैल्वेनिक सेल में पढ़े थे, गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रोड से कोई भी धातु इलेक्ट्रॉन त्याग करके अपना विलयन में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्षय पे ही रह जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन जो कि परिपथ से जुड़ा है, दूसरे इलेक्ट्रोड से जुड़ा है, ज्वाइंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन उसके द्वारा जो कम सक्रिय धातु वो इलेक्ट्रॉन ले लिया जाएगा उसके द्वारा, अब वो ले लेगा तो अपचयित हो जाएगा। तो इस कारण से यहाँ पर हमारा जो है ये विद्युत संचारण होता है। इसको हम लोग उदाहरण सहित देखते हैं, उदाहरण के रूप में देखते हैं यहाँ से। और ये एग्जाम्पल पूछा जाता है तो ये बहुत ही अच्छा है, आयरन का संचारण जैसे देखते हैं। अम्लीय वातावरण में, अम्लीय वातावरण का मतलब जैसे मान लीजिए पानी की बूंदे हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड घुल गई, तो घुलते ही H2CO3 या H2SO3 एक दुर्बल अम्ल बन गया। दुर्बल अम्ल हमारा विद्युत अपघट्य का काम करेगा। उसके उपस्थिति में जो हमारा धातु है आयरन, ऑक्सीकृत होकर के Fe2+ में कन्वर्ट हो गया, Fe से Fe2+ में, और 2 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग किया। अब अगर हम मान लेते हैं कि 2 तरह से इसकी क्रिया होती है, मान लेते हैं अगर अम्लीय माध्यम है तो अम्ल में क्या उपस्थित होता है बेटा, हाइड्रोजन आयन। ये हाइड्रोजन आयन 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के हाइड्रोजन गैस में बदल जाएगा। तो इस तरह से अगर जो ओवरऑल रिएक्शन हुई, जो पहला रिएक्शन हमारा ये वाला था और दूसरा रिएक्शन ये वाला था, अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो फाइनल हमारा आंसर ये वाला आता है, Fe+2H आयन इज इक्वल टू Fe2+ प्लस हाइड्रोजन गैस। अब फेरस आयन जो बन गए तो सॉल्यूशन में बना नहीं गया, अब ये कहाँ जाएगा, तो ओवरऑल यदि जाने जाए कहाँ, तो अभी अगली प्रक्रिया होगी, देखिए। तो ये हो गया अम्लीय माध्यम। दूसरा जो तरीका है, अम्लीय माध्यम में हाइड्रोजन गैस निकलती है, जबकि दूसरा है हमारा उदासीन या जलीय विलयन। दूसरे माध्यम में एनोड पर तो हमारा ऑक्सीकरण ही होगा, ऑक्सीकरण मतलब फेरस जो है यानी आयरन जो है फेरस आयन में कन्वर्ट हो गया। अब चूंकि ये उदासीन माध्यम है तो उदासीन या जलीय माध्यम में पानी भी होगा और साथ में ऑक्सीजन भी होगा, क्योंकि वातावरण से ऑक्सीजन आ रही है। ये बैलेंस इक्वेशन है। तो 2 इलेक्ट्रॉन चूंकि चाहिए तो 2 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ दिखा सकते हैं, ऑक्सीजन की संख्या ज्यादा ना हो इसलिए यहाँ 1/2 किया गया बैलेंस के लिए, तो 2H आयन बन गया। इन दोनों समीकरणों को जब जोड़ा जाए, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ दें, पहला और दूसरा, तो देखेंगे कि Fe+
2OH आयन, FeOH का होल ट्वाइस, ये बनता है बेटा इसमें, क्योंकि यहाँ पर ये पूरा रिएक्शन बन जाएगा। यानी अगर देखा जाए तो ये आयरन 2+ और 2OH आयन मिल करके फेरस हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, फिर हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। ये हमारा ओवरऑल रिएक्शन हो गया जब उदासीन माध्यम हो। दो माध्यम ये प्रक्रिया होती, एक अम्लीय माध्यम जब हाइड्रोजन गैस निकलती है, एक बार जब उदासीन माध्यम में हो तो उस केस में एब्जॉर्प्शन होता है ऑक्सीजन गैस का, यानी ऑक्सीजन भी सम्मिलित हो जाती है। बाद में फेरस हाइड्रोक्साइड, ये फेरस हाइड्रोक्साइड धीरे धीरे वायुमंडलीय ऑक्सीजन और पानी के साथ जुड़ करके और बृहद रूप में यानी बना लेता है, जिसे हम बोलते हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड। फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये जो हमारा फेरिक हाइड्रोक्साइड है ये बन जाता है, और इस प्रकार से प्राप्त उत्पाद को पीला जंग कहते हैं। धीरे धीरे ये बहुत धीरे धीरे जैसे जैसे और पुराना होता जाएगा, ये Fe2O3.XH2O, XH2O का मतलब हो गया कि पानी के अणु कितने भी हो सकते हैं, 10, 20, X का मतलब 5, 6, 7, 8, 10, 20, 100, 50, 1000 कितना भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि लोहे में कितनी नमी है, कितना पानी इसको मिल रहा है ना। तो इस तरह से हमारा जो है जिंक रस्ट या आयरन रस्ट का जो हमारा जो फार्मूला हुआ, वो जनरल फार्मूला हमारा ये कहलाया बेटा। ये जनरल फार्मूला होता है आयरन रस्ट का, यानी लोहे पर जंग की प्रक्रिया की ये जनरल फार्मूला है। अगर ऑक्सीजन की मात्रा सीमित हो तो संक्षारण में जो हमारा, अगर ऑक्सीजन की मात्रा मान लीजिए बहुत कम मात्रा में हो तो हमारा मैग्नेटाइड Fe3O4 बनता है। अभी जो हमने आपको बताया इसको हम थोड़ा सा आपको वीडियो में भी दिखाते हैं, एक बार फिर से देखिए सभी लोग। ये एक लोहा है आयरन, इसमें एयर है, मॉइस्चर और एसिड आयरन ऑब्जेक्ट पर ये सब अगर जुड़ रहे हैं विभिन्न गैसें, तो रेड ब्राउन लेयर बन रही है जिसे हम रस्ट बोलते हैं। ये कॉपर की लुटिया है जिसमें विभिन्न प्रकार की गैसें आपस में जुड़ रही हैं। लगभग 10 दिनों बाद एक पतली परत जम गई, फिर जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैसें जितनी है घुल रही, देखिए CO2 गैस जोड़ गई एसिड की प्रेजेंस में, तो हरे रंग की कोटिंग बन गई, यानी कॉपर कार्बोनेट बन गया और कॉपर हाइड्रोक्साइड। 2 लेयर बनने के कारण एक बेसिक नेचर बना, एक बेसिक लेयर बन गई, जिसको छुड़ाने के लिए हम लोग खट्टी इमली या नींबू के रस को लेकर रगड़ने से इसमें फिर से चमक आ जाती है, क्योंकि ये बेसिक कॉपर कार्बोनेट इसमें डिजोल्व हो जाता है, फिर से चमक आ जाती है। चांदी के जो आभूषण है वो काले पड़ जाते हैं। क्यों काले पड़ते हैं? क्योंकि एटमॉस्फेयर में उपस्थित हाइड्रोजन सल्फाइड ये एब्जॉर्ब कर लेती है, उसके साथ जुड़ करके सिल्वर सल्फाइड ब्लैक रंग की कोटिंग बनाती है। इसी तरह एल्युमिनियम जब वातावरण के संपर्क में आता है तो विभिन्न गैसों की अभिक्रिया प्रारंभ होती, जिनमें ऑक्सीजन गैस लेकर के एल्युमिनियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, और जिसकी लेयर जो है मोटी होती है। तो मोटी लेयर होने के कारण ये प्रोटेक्ट करती है फर्दर ऑक्सीडेशन से, यानी संक्षारण से। संक्षारण की प्रक्रिया यहाँ रुक जाती है, यानी कोरोजन की गति धीमी हो जाती है। तो संक्षारण की प्रक्रिया जब रुक जाएगी तो यहाँ पर अब हमारा प्रोटेक्टिव लेयर बन गया। ठीक है ना बेटा। इस तरह से ये हमारा जो है विभिन्न धातुओं में अगर हम ध्यान से देखें तो अब कैसे इनको बचाया जाए। धातुओं को बचाने के लिए आयल या ग्रीस लगा दे लोहे में, ये करते ही है हम लोग। ग्रीस वगैरह जो लुब्रिकेंट होता है उसका इस्तेमाल करते हैं, तो कोरोजन से बचता है। पेंटिंग कर दें भैया, पेंट कर दिया जाए, वार्निश कर दें, तारपीन वगैरह लगा दें, ग्रीस या तेल लगा दें, तो ये सब चीजें हमारी प्रोटेक्ट करती हैं लोहे पे जंग लगने की प्रक्रिया। ये कॉमन मेथड है। सर और भी चीजें हम